हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमारा 40 दिन का ये चैलेंज है, इसमें हम कंप्लीट सीडीपी करेंगे एचटेट के लिए। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। नहीं है पूछ रखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक विद्यालय आयु, सफुर्ती अवस्था, गिरोह से पहले की आयु। ऐसा कोई नाम चाइल्डहुड का नहीं है, गिरोह आयु या दल आयु। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, चाइल्डहुड का दूसरा नाम है ये तीनों की तीनों। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है प्री गैंग एज, ऐसा कोई चाइल्डहुड का दूसरा नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछ रखा है। और क्या बोलते हैं इसको, प्ले एज भी बोल देते हैं, क्रिटिकल पीरियड भी बोल देते हैं, क्रिएटिव एज भी बोल देते हैं, क्रिएटिव एज भी बोल देते हैं चाइल्डहुड को। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन, मैंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आईक्यू रेंज ऑफ मैंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो मैंगोलिज्म का आईक्यू रेंज कितना होगा, 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36, 36 से 51। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही। मैंगोलिज्म है उसका कितना है, 36 से 51। इसी के साथ हम देख लेते हैं जो मेंटली रिटार्डेशन कैटेगरी है उसकी 4 टाइप है। 4 टाइप कौन कौन से हैं, MS प्रोफाइल। MS प्रोफाइल नाम से आप याद कर सकते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिप है। तो M से हमारा क्या हो जाएगा, माइल्ड, M से मॉडरेट, S से सर्व, P से प्रोफाउंड। माइल्ड है उसकी कितनी होती है, 50 से 70। मॉडरेट है उसकी कितनी होगी, 35 से 50। मॉडरेट को ही हम क्या बोल देते हैं, मैंगोलिज्म भी बोल देते हैं। जो सर्व है उसकी कितनी हो जाएगी, 20 से 35। और जो प्रोफाउंड है उसकी क्या होगी, 20 से नीचे यानी कि 0 तक। तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोफाउंड या इडियट भी बोल देते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच इज डज नॉट कम अंडर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में क्या आता है, जिसमें हम समाज का विकास, उसकी प्रगति, उसके भले के बारे में सोचते हैं, उसमें क्या होगा, वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसमें से हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक रूप से समस्त तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, यानी कि पूरे जितने भी समाज के अंदर होने वाले जो तौर तरीके हैं उनके व्यवहार को सीखना, एक अच्छे समाज की जो निर्माण के लिए होता है ये। ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। एक उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को निभाना, समाज के अंदर जितने भी सोशल रोल्स होते हैं भूमिका निभाना, उनके अंदर अपना पूरा योगदान देना। तो ये क्या, ये भी सामाजिकरण की प्रोसेस के अंदर आता है। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, सामाजिक अभिवृद्धि का विकास यानी कि एटीट्यूड का डेवलपमेंट, अलग अलग एरियाज में कैसे हम समाज का विकास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, अब फोर्थ ही बचता है, इकोसेंट्रिक बिहेवियर। तो इकोसेंट्रिक बिहेवियर क्या है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो इन्होंने नहीं पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है। ये कुछ सोशलाइजेशन की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन के अंतर्गत एक्सेप्ट करना, एक्वायर करना, एडजस्ट करना और अडेप्ट करना खुद को। ये चारों के चारों क्या आती है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, एक्सपेक्टेशन, सोशल स्किल्स सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है। ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट, सर्जन इज नोन एज व्हाट। ऑप्शन देख लेते हैं, शरीर गति की बुद्धि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर गति की बुद्धि। जो नर्तक होते हैं, डांसर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, या फिर जो आप स्पोर्ट्समैन मान लीजिए, या सर्जन हो गए, जो कार्डियो सर्जन हो गए, तो इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। यह स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर अकेला सर्जन का पूछ रखा होता, इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। लॉजिकल मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं करके, म्यूजिकल की भी कोई बात नहीं करके इन्होंने बात कर लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर की। हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। ये 8 टाइप की थ्योरीज है जिनको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि स्लम बीन। ऐसे क्या हो जाएगा, स्पेशल, लैंग्वेज, लॉजिको मैथमेटिक, म्यूजिकल, बी से बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। तो ये 8 टाइप की बुद्धि है जिनकी बात कौन करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। नहीं है पूछ रखा है, संवेगात्मक बुद्धि कौन सी होती है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिसमें हमारी इमोशन जुड़े होते हैं, हमारे संवेग जुड़े होते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं है पूछ रखा है, तो नहीं बताना है हमें। तो इसमें उद्यमी सामर्थ्यता, तो उद्यमी सामर्थ्यता, इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस क्या होती है भाई, जिसके अंतर्गत क्या होती है, जिसमें आपको इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस क्या होती है, जिसमें कोई भी, जिसके अंदर इंटरप्रेन्योरियल या उद्यमी सामर्थ्यता क्या होती है, जिसके अंदर कठिनाइयों और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता होती है। तो जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, वो कोई भी बिजनेस खोलते हैं, उनके अंदर क्या होती है, कठिनाइयों से सामना करने की क्षमता होती है। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में जैसे कि आप स्टेट के लिए खुद को सेल्फली मोटिवेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। एम्पैथी क्या होता है, जिसमें अपनी फीलिंग्स को और दूसरी फीलिंग्स को शेयर करना, ऐसे सिंपैथी, सहानुभूति, ये एम्पैथी में आ जाएगा। हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों के जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर नया शब्द सीखता है, जैसे मांसाहारी पशु। तो क्या है कि स्टूडेंट है जो एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल, किसके बेसिस पे, नॉन वर्ड्स, मतलब पहले से वो कुछ शब्द जानता है, जैसे कि टाइगर हो गया, डॉग हो गया, लाइन हो गया, लिपर्ड हो गया। ये ओसेबल्स की लर्निंग थ्योरी दी थी, ओसेबल्स ने, या फिर सब जंक्शनल थ्योरी भी बोल सकते हैं उसको। तो उन्होंने 4 टाइप की लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें से एक है मीनिंगफुल लर्निंग। उसी के 4 टाइप है। ये न्यू कॉन्सेप्ट सीखता है, तो नया कॉन्सेप्ट जिसमें सीखने की बात होती है वो हमारा किस में आता है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग में। इसके साथ सब ऑर्डिनेट लर्निंग में क्या होगा, जिसमें इसका अपोजिट होता है जस्ट, जिसमें क्या होता है कि उसको पहले से कोई कॉन्सेप्ट पता होता है, उसके आधार पर वो वर्ड सीखता है। जैसे कि अगर ये बोल देता कि भाई एक बच्चा है, उसको एक कॉन्सेप्ट पता है भाई कार्निवोरस एनिमल, और फिर उसके बेसिस पे वो क्या सीख रहा है भाई, जैसे टाइगर हो गया, डॉग हो गया, भेड़िया हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, कार्निवोरस एनिमल के अंदर। और इसका जस्ट अपोजिट होता है तो हम क्या लगा देते हैं, सब ऑर्डिनेट लर्निंग। कोरिलेटिव में क्या होगा कि कोरिलेट करते हैं, इनडायरेक्टली 2 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हाइट और वेट का।
किसी की हाइट लंबी होती है, उसका वेट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आएगा? कोरिलेशन के अंदर आएगा। कम्बिनेशनल लर्निंग में क्या होगा कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हम न्यू आइडियाज़ को मॉडिफाई करते हैं। प्रोसेस बेस्ड लर्निंग होती है कम्बिनेशनल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सुपरऑर्डिनेट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का ग्रुप नहीं पूछ रखा है, तो इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट इसका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। शिकागो टेस्ट, रिवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट, जो ये तीनों टेस्ट हैं ये किसके टाइप है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के टाइप है। लेकिन जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये किसका है? वर्बल इंटेलिजेंस का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ब्राउन बर्नर लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चाइल्डहुड। ब्राउन बर्नर के सिद्धांत के अनुसार नियम और रीति रिवाज की बात कर रखी है इसने। तो ब्राउन बर्नर है, उन्होंने बायो इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी दी है। 5 इकोलॉजिकल सिस्टम दिए हैं। नियम और रीति रिवाज है, उसकी बात इन्होंने कौन से में कर रखी है? चौथे इकोलॉजिकल सिस्टम में कर रखी है। चौथा हमारा कौन सा है? मैक्रो सिस्टम। तो देख लेते हैं, पहला माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। मैक्रो सिस्टम में इन्होंने लॉ एंड कस्टम की बात कर रखी है। ये है ब्राउन बर्नर की बायो इकोलॉजिकल थ्योरी का एक मॉडल है, जिसमें से जो पहले नंबर पर है वो कौन सा आएगा? हमारा माइक्रो सिस्टम। दूसरे पे आएगा मीजो सिस्टम, थर्ड पे आएगा एक्सो सिस्टम, फोर्थ पे आएगा मैक्रो सिस्टम, फिर आएगा क्रोनो सिस्टम। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करके सोशल की, तो ये किसमें आएगी? कल्चरल वैल्यूज़ की। तो ये हमारा क्या मैक्रो सिस्टम हो जाएगा। माइक्रो सिस्टम में जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जैसे स्कूल हो गया, चाइल्डहुड हो गया, नहीं माइक्रो सिस्टम में हमारा आएगा इमीडिएट इन्वायरमेंट, जैसे कि स्कूल, होम, नेबरहुड, ये सारे हमारे माइक्रो सिस्टम में आएंगे। तो इसको आप MC से याद कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? तो इन्होंने लेवल ऑफ मोरालिटी पूछ रखा है और कोलबर्ग की बात कर रखी है। और स्टेज में किस चीज़ की बात कर रखी है? सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स की। तो रूल्स की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कोलबर्ग ने कौन सी स्टेज में की है? 4th स्टेज में की है। 4th स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, और वो कौन से लेवल पे आती है? 2nd लेवल पे आती है। तो फर्स्ट लेवल होता है हमारा प्री कन्वेंशनल, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नैतिकता का परंपरागत स्तर, ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोलबर्ग की। कोलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है, उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लेवल की बात की है और 6 स्टेज की बात की है। 3 लेवल कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल पे इन्होंने 2-2 स्टेज की बात की है, 2-2 स्टेज की बात की है। तो इसमें से 4th स्टेज हमारी कौन सी है? लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, और वो कौन सी आएगा? हमारा लेवल 2nd में आएगा। 10th क्वेश्चन है, बाल विकास का कारण नहीं है पूछ रखा है, नोट केस ऑफ डाइलिंक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक दोष, ये तो होगा, गरीबी भी होगा, असफलता भी होगा, लेकिन उचित घरेलू वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है पूछ रखा है। तो परसेप्शन, ये तो है प्रत्यक्ष बोध, परसेप्शन। थिंकिंग भी है, वॉकिंग, चलना हमारा संज्ञान से रिलेटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तो इसमें जिसमें कॉग्निशन में क्या आएगा? संज्ञान से आएगा, थॉट आएगा, जिसमें लॉजिक लगे, तर्क लगे, तो ये सारी हमारी कौन से में आएगी? संज्ञान में आएगी, जो संज्ञान से रिलेटेड है। लेकिन चलना कहीं से भी कॉग्निशन से या संज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे हमारे कौन है? एक रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, संरचनावादी है, एक बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। उन्होंने 4 मेजर स्टेज दी है, SPCF। सी हमारी कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ केज इफेक्टिव रिलेशनशिप या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कॉन्क्रीट ऑपरेशन में नहीं करता। चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन, लॉजिक, थॉट, तो कंजर्वेशन की बात ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में करते हैं। CCS के कॉन्सेप्ट से आप याद रखते हैं, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, और इसमें इन्होंने 3rd स्टेज में इसकी बात कर रखी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा सही। बालक के संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना और तार्किक विचार को प्रकट करना। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड सिंबॉलिकली, इसकी बात इन्होंने 2nd स्टेज में कर रखी है। बिकम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म ऑफ लॉजिकल थॉट, इसकी बात इन्होंने 4th स्टेज में की है, फॉर्मल ऑपरेशन में। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात है इन्होंने सेंसरी मोटर पहली स्टेज में की है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 4 स्टेज की बात की है। जो 3rd स्टेज है इसमें ये क्या है? कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है। इसमें बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि जो शेप के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे को 7 से 11 वर्ष की आयु में समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? नोट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कंपोनेंट नहीं है पूछ रखा है। तो आवश्यकता है मोटिवेशन का कंपोनेंट है। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो मोटिवेशन है उसमें ये थोड़ी कहेगा मोटिवेशन की आप रट लो चीज़ों को, समझो ही मत, रट के जो भी आपका एग्जाम है उसमें सारा का सारा डेल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ड्राइव और इंसेंटिव्स ये किसके हैं? मोटिवेशन के कंपोनेंट हैं। मोटिवेशन में नीड की जरूरत होती है, ड्राइव की जरूरत भी होती है, इंसेंटिव की जरूरत भी होती है, और रिवार्ड की जरूरत भी होती है। ये चारों क्या हमारे मोटिवेशन के कंपोनेंट हैं। नंबर 14 है कि व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट पूछ रखा है। तो इसमें सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, तो ये सारे किसके हैं एग्जांपल? ये सारे हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि पूछ रखा है। तो रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, बाधा निराकरण क्या हो जाएगा? हमारा समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है भाई, कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी मुश्किलें आ रही है, तो उनको कठिनाइयों को क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली रिमूव कर दो उनको। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? सोशियो कल्चरल थ्योरी से आपका सीधा दिमाग में आना चाहिए लेव वाइगोत्स्की, SCL, सोशल कल्चर और लैंग्वेज।
इससे आपको सीधा का सीधा किस पे ध्यान जाना चाहिए, आपका लैब बायोगोस की। लैब बायोगोस की हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीएस ब्रूनर है, ब्रूनर हमारे कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग, थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है, ब्रूनर ने। कोलबर्ग ने दी है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क इज नोन एज। तो ये क्या कह रहा है कि नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं की में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। भाई आपके अंदर पहले से ही नॉलेज है, आप जान रहे हो, उसी के अंदर आप और नॉलेज को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। तो एडिशन क्या हमारा किसके अंदर आता है, एसिमिलेशन के अंदर। तो एसिमिलेशन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, आत्म सात्करण या फिर एसिमिलेशन। जीन पियाजे ने 4 फैक्टर की बात की है, MESE। तो M क्या है इसमें, मैचुरेशन। E क्या है, इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन है, जो इक्विलिब्रेशन है ये एक, उसमें से इक्विलिब्रेशन है उसके दो पार्ट और हैं। एक तो हो गया हमारा अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन के फर्दर 2 पार्ट हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। जो एसिमिलेशन होता है उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के अंदर और नॉलेज ऐड करना होता है, एडिशन। तो ये क्या हो जाएगी, एसिमिलेशन। लेकिन अकोमोडेशन क्या होता है, जो नॉलेज है आपके अंदर उसको मॉडिफाई करना होता है। जो कभी कभी मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, अकोमोडेशन के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 16 है उसका, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, एसिमिलेशन है। जिसमें एसिमिलेशन में क्या होता है, एडिशन। जैसे कि एक बच्चा है, उसको जो आसमान में चीज़ें उड़ रही है उसको ऐसे बता दिया भाई ये पक्षी है, तो उसने मान लिया ये सारे पक्षी हैं। फिर उसने किसी ने उसको बताया कि भाई ये सारे पक्षी नहीं है, ये तो एक एरोप्लेन है। फिर एक नई सेंसेशन आ गई, फिर वो डिसइक्विलिब्रियम में हो गया वो। फिर उसको किसी ने बताया भाई सारी चीज़ें हैं वो पक्षी नहीं होते, जो आसमान में उड़ रहे हैं वो पक्षी भी हैं, और जो कुछ क्या है वो भाई जो जा रही है वो एरोप्लेन भी है। बच्चा समझ जाएगा। तो ये क्या कर लिया उसने, मॉडिफाई कर लिया खुद को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे को बता दिया जैसे कि ये डॉगी है, फिर वो किसी को भी देख रही है, जैसे बिल्ली को देखी, फिर भी बच्ची इसको क्या बोली है, डॉगी बोल रही है। फिर उसके पापा उसको यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई डॉगी अलग है, बिल्ली अलग है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, बच्ची को समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, ये क्या चीज़ होगी फिर, अकोमोडेशन। और फिर ये बच्ची क्या होगी, सारी चीज़ों को अपने अंदर, अपने ब्रेन के अंदर फिट करती जाएगी, ऐड करती जाएगी आगे। तो वो क्या हो जाएगी, एसिमिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। भाई अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके प्रति इमोशनल डेवलपमेंट करनी है एक शिक्षक को, तो वो कैसे कर सकता है। वह शिष्य के माता पिता का स्थान ले ले, ट्राई टू प्लेस पीपल्स पेरेंट्स का स्थान लेने की उसको जरूरत नहीं है, उसको तो खुद का बनाना है भाई, उसके साथ इमोशनल डेवलपमेंट करनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिज पीपल्स, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये आंसर। दूसरे देख लेते हैं, टेक ए लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड मिसचीफ ऑफ पीपल, जो भी शरारत कर रहे हैं उसके प्रति भी वो अपना प्रेम का ही व्यवहार रखें, इससे उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होगी। तो इससे वो इमोशनली डेवलपमेंट नहीं होगी, इसके अंदर अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति, चुनिंदा नहीं लेना है, सब पूरी कक्षा को इंक्लूड करना है, सभी के प्रति करना है, ये नहीं कि भी कुछ एक के प्रति करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर बाल्यावस्था का काल पूछ रखा है, एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। 4 टाइप के मेजर एज ग्रुप होते हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी, फिर है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, फिर है लेटर चाइल्डहुड, फिर है एडोलसेंस। तो जो इन्फेंसी वो क्या होती है, 0 से 2 होता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, 6 से 12। एडोलसेंस 12 से 18। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 12 से 19 भी होता है। तो इसमें से जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसकी क्या है, 2 से 12 वर्ष। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में है, 2 से 12 नहीं, 6 से 12। तो ऑप्शन नंबर 1 में 2 से 6 वर्ष ये नहीं, अर्ली चाइल्डहुड है, 6 से 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे। वो वाज प्रपाउंडर ऑफ NDI मोटिवेशन फॉर्मूला। तो NDI मोटिवेशन फॉर्मूला मैकडूगल उन्होंने नहीं दिया, हिलगार्ड ने किसका फॉर्मूला दिया है, NDI का फॉर्मूला दिया है। प्रोडक्ट ऑफ E एंड B, एक्सपेक्टेशन और वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है। NDI फॉर्मूला किसने दिया है, हमारा हिलगार्ड ने दिया है। मैकडूगल है वो किसकी बात करते हैं, उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स की बात की है, 14 इमोशंस के बेसिस पे, जो कि 14 इंस्टिंक्ट्स है वो एसोसिएटेड है 14 इमोशंस के साथ में। ब्लेयर एंड जॉनसन किस चीज़ के लिए फेमस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक दी है इन्होंने। फोर्थ ऑप्शन है भाई अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी भी, फादर ऑफ ह्यूमैनिटिक्स साइकोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने 5 लेवल की बात की है। जो NDI का मोटिवेशन फॉर्मूला है वो किसने दिया है, हिलगार्ड ने। ये है मैकडूगल के 14 इंस्टिंक्ट्स जो एसोसिएटेड है 14 इमोशंस के साथ में, जो इंपॉर्टेंट भी है। ये बात कर लेते हैं अब्राहम मैस्लो की, जिन्होंने 5 लेवल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। विच वर्ड वाज यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन है उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये वर्ड यूज़ किया है इंटेलिजेंस के लिए। तो ये जो हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक मानसिक क्षमता, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ये है 7 टाइप की प्राइमरी एबिलिटीज़ जिसकी बात हमारे थर्स्टन करते हैं। और ये G फैक्टर पे, जनरल फैक्टर पे ये विश्वास नहीं करते हैं। तो आप किससे याद कर सकते हैं, SPNVWMR। तो सपना पूजा ने वीरवार को मुझे रसमलाई खिलाई। तो इससे आप ये 7 प्राइमरी एबिलिटी क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।